जिस दिन कहीं ज्योतिबा फुले जैसे बुद्ध जैसे लोग आएंगे, बाबा साहब के जैसे गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वह समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचाता है। अगर ज्ञान अधूरा है तो संख्या बल चाहे आपका कितना भी है, फिर 1% भी सत्ता में हिस्सेदारी आपको नहीं। उस कर्म कांडी व्यवस्था ने बुद्ध धर्म को इस देश में नहीं रहने दी। ज्योतिराव फुले केवल एक समाज के नहीं थे, उनको सामाजिक दायरों में बंद कर दिया गया, जिससे बाकी लोगों पर उनका प्रभाव न पड़े। आग लग चुकी, शहर जल चुके, लाशों के अंबार लग चुके, मुंह खोलोगे कब बोलोगे? वो शेषु नाग वंश है। कर्नल जेम्स टाइट की हिस्ट्री है, उसमें लिखा हुआ है मौर्य लोग जो थे वो तक्षक नागवंशी थे। नागवंश है, इसलिए बिहार में यूपी में नाग पंचमी की पूजा होती है। वो नाग जो है ना, सांप नहीं था। उस दिन बौद्ध भिक्षु नागवंशी को पंचशील की दीक्षा देते थे और इसको दूसरे तरफ में भटकाया। 22 शब्द हमारे घर के महिलाओं को सम्मान सूचक शब्द लगता था, जैसे सावित्री बाई, ज्योति बाई, अहिल्या बाई। 22 शब्द जो है सम्मानजनक सूचक शब्द, और इसको 22 शब्द को कहने लगा बाई जी का नाच देखने चलो। यह है कलम कसाई। इस चीज को समझिए, कलम कसाई। गुरु गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय जो है वो तिब्बत की बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, इसलिए नाथ संप्रदाय वाले तिब्बत की बौद्ध धर्म की एक शाखा है, और उसमें घुस कर करके उस सारे सिस्टम को बदल दिया। यह है कलम कसाई। गुरु गोरखनाथ के बारे में भी मुहावरा है, गोरख धंधा छोड़ दे। गोरख धंधा छोड़ दे, इसका मतलब क्या? गुरु गोरखनाथ उल्टे काम करते थे। यह है कलम कसाई, गोरख धंधा छोड़ दे। इसलिए महात्मा बुद्ध जो है इनको कलम कसाई कहते थे। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है सच्चा इतिहास नहीं जान पाओगे। और सच्चा इतिहास जानने के लिए आपको स्वयं चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। और जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वह समाज अपना इतिहास कभी लिख नहीं सकता है। और जिस समाज का अपना कोई इतिहास नहीं, वह समाज अनवरत गुलाम रहेगा। और गुलामों को जो है, जिस दिन कहीं ज्योतिबा फुले जैसे बुद्ध जैसे लोग आएंगे और गुलामों को, बाबा साहब के जैसे गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वह समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। बका की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जरा देख इसको क्या हो रहा है, जरा देख इसको क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। धरा क्या है बला अहले कोहन की दास्तानों में। ये खामोशी कहां तक, ये खामोशी कहां तक लचते। फरियाद पैदा कर जमी पे तू हो, और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझेगा तो मिट जाएगा, तेरी तो दास्तां तक न होगी दास्तानों में। सत्य शोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले जी 24 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। उनके फौरन कान खड़े हो गए जब पिछड़े दलित शोषित समाज के कर्मशील लोग सत्य शोधक समाज के झंडे के नीचे एकत्रित होने लगे। 1875 में एक साधु महात्मा जी ने एक संगठन का गठन किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। इस सत्य शोधक समाज को काउंटर करने के लिए एक व्यक्ति ने रचना रची, 10 उसके सदस्य थे यानी कि शिष्य थे। इन 11 लोगों ने कसम खाई कि आने वाले
100 वर्षों में हम इस सत्य शोधक समाज और ज्योतिबा फूले जी की जो विचारधारा है इसको नष्ट करके अपनी विचारधारा को इनके ऊपर थोप देंगे। साथियों, आज वो इस काम के लिए पूर्णतः सफल हुए हैं और उनका संख्या बल मात्र है 3.5%। और आपका संख्या बल, जैसे राजकुमार जी हर वार्ड, गली, नुक्कड़, चौराहे और देश के कोने कोने में कह रहे हैं कि ये 85% लोग हैं। जीतती है कार्यशैली। उनकी रणनीति हमसे बेहतर थी। उनके लोगों ने सौगंध खाई, आजीवन कुंवारे रहे, उनकी समाधियों का पता नहीं है और उन लोगों ने अपनी विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम किया। सत्य शोधक समाज के इस 150वें स्थापना दिवस समारोह पर हमें भी महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जी और अंबेडकर जी और छत्रपति शिवाजी जी महाराज जैसे महापुरुषों के जीवन से एक प्रेरणा लेकर के और एक संकल्प लेकर के जाना पड़ेगा। जैसा त्याग उन लोगों ने किया है वैसा त्याग ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एटम बम का उत्तर एटम बम भी हुआ करता है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, एक छोटी सी 4 लाइनों के माध्यम से जो मैं सब कुछ कहना चाहता हूं वो इसी में सुन लेना। कभी फिर बाद में समय मिलेगा तो विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे कि पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है। पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है। शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है। ये कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता। जब दूर पपीहा गाता है कुलाहर हार नहीं जाता। 2-4 पंखड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती। मेहंदी रोली कंगन कुमकुम रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता सीमा पर शूलों के आगे। रामायण नहीं पढ़ी जाती तोपों के गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है। एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। साथियों, आप एक गलती कर रहे हो। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचाता है। फूले जी को ज्ञान हुआ, पूरे समाज को जागृत करने का काम किया था। अंबेडकर जी को ज्ञान हुआ, बच्चों को कुर्बान कर दिया, ज्ञान को फैलाने का काम किया था। सावित्रीबाई फूले जी को ज्ञान हुआ, उस व्यवस्था में भी कीचड़ अपने तन पे सह करके भी उन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया था। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर ज्ञान अधूरा है तो संख्या बल चाहे आपका कितना भी है, फिर 1% भी सत्ता में हिस्सेदारी आपको नहीं मिलेगी कभी। आपकी रणनीति में खामी है और वो है ज्ञान की कमी, ज्ञान की भूख। ये पैसे की भूख जो हमारे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति अपने आप को समझते हैं कि राजकुमार सैनी जी और इनके अनुयायी या ज्योतिबा फूले जी या अंबेडकर जी के जो अनुयायी हैं, आज हम जिन विचारधारा को लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं, हमें सिरफिरे लोग कहा जाता है, हम पे ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं। साथियों, अगर ज्ञान की भूख इस समाज को जाग जाए तो वो सब कुछ बचेगा जो अरबों खरबों कमाने के बाद आज अपने आप को आज जो सुरक्षित समझ रहे हो, ये एक कलम में छीना जाएगा। और सत्ता की चाबी अगर आपके हाथ में हुई तो फिर एक कलम से बना दिया जाएगा जो आपने 50 वर्षों में अर्जित किया। अंत में यही कहना चाहूंगा साथियों कि दिल लगी किसी से थी, दिल लगी किसी से थी, बस्तियां किसी की उजाड़ते रहे, आहट किसी से थी, बेवजह किसी पे दहाड़ते रहे, धूल तो चेहरे पर जमी थी यारो, हम तो यूं ही शीशा जानते हैं। शूद्रों को उनके दलदल से बाहर निकालने के लिए जो काम ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने किया, वो सब समाज के लोगों के लिए था। वो कुम्हारों के लिए था, वो नाइयों के लिए था, वो जांगड़ा के लिए था, वो लुहारों के लिए था, वो चमारों के लिए था, वो वाल्मीकि के लिए था, सबके लिए था। फिर हम सत्य शोधक समाज की जयंती 150वां जयंती सिर्फ एक जाति के दायरे में क्यों मना रहे हैं? ये वही काम है तथागत बुद्ध ने इस देश में जन्म लिया, इस देश में ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उस कर्म कांडी व्यवस्था ने बुद्ध धर्म को इस देश में नहीं रहने दिया। आज चाइना, जापान, कोरिया, दुनिया, थाईलैंड, बहुत वियतनाम, बहुत से देश हैं जहां बुद्ध की पूजा होती है।
लेकिन हिंदुस्तान से उखाड़ दिया गया। यही बात हमें समझनी है आज के मंच में कि ज्योतिराव फूले केवल एक समाज के नहीं थे, उनको सामाजिक दायरों में बंद कर दिया गया जिससे बाकी लोगों पर उनका प्रभाव न पड़े। किसी को कुम्हारों का नेता बना दिया, किसी को चमारों का नेता बना दिया, किसी को सैनियों मालियों का नेता बना दिया, किसी को कुशवाहा मौर्य का नेता बना दिया, जबकि वो सर्वमुखी संघर्ष हम सबके लिए था। दूसरी बात, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, कड़वा सवाल है, ज्योतिराव को याद कर रहे हो, ज्योतिराव फूले की शिक्षा के संकल्प लेकर जा रहे हो, गुलामगिरी किसके घर में है? ज्योतिराव फूले की लिखी हुई किताब गुलामगिरी किसके घर में है, कितने लोगों ने पढ़ी है? अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो गुलामगिरी पढ़िए। गुलामगिरी हमारे लिए रामायण है, हमारे लिए महाभारत है, हमारे लिए बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है। अगर गुलामगिरी को पढ़ा होता और उस पर पालन किया होता तो आज ये कहने की नौबत नहीं आती कि हमको जागने की जरूरत है। मंच की अपनी व्यवस्था है। मैं सिर्फ इतना कह के इस बात को खत्म करूंगा कि जब हम इस तरह से इकट्ठे होते हैं तो एक सवाल है, कब बोलोगे? आग लग चुकी, शहर जल चुके, लाशों के अंबार लग चुके, मुंह खोलोगे? कब बोलोगे? इस वक्त इस वर्ग के लिए ज्योतिराव फूले ने जो शब्द इस्तेमाल किए, इस शूद्र समाज के लिए, हमें इस शब्द से हम बचना चाहते हैं। क्यों बचना चाहते हैं? जब तक आप कहोगे नहीं हम शूद्र हैं, तब तक आपका आत्मबल नहीं मिलेगा। इससे बचने के लिए आपको आजकल राजनीतिक मुद्दा एक ही है, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उसके साथ खड़े हों। हम हमारे बातों को इसलिए कोर्ट में, कचहरी में कहीं नहीं सुना जा रहा क्योंकि हमारे पास परमानेंट आंकड़े नहीं है, कोई पूछता नहीं है। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।